ओके, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली लास्ट क्लास का हमारा डिस्कशन जो हुआ था, जो थोड़ा सा एक बार मैं आपको ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ। उसके बाद में आज की क्लास में हम ओएसआई मॉडल से हमारे नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो देखो अगर लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली नेटवर्क के अंदर सारी की सारी हमने जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम डिस्कशन किया था। भी नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क का हमारा जो मेन पर्पज होता है वो मेन पर्पज ये होता है कि हम क्या करते हैं, नेटवर्क की सहायता से डेटा को एक्सचेंज करते हैं और रिसोर्स को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और इन्हीं मेन पर्पज के साथ में जो नेटवर्क की जो नींव रखी गई थी, वो नेटवर्क की नींव की अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1969 के अंदर नेटवर्क की नींव रखी गई थी। और उसी नेटवर्क की नींव के माध्यम से जो पहला जो नेटवर्क डेवलप किया गया था, वो कौन सा नेटवर्क डेवलप किया गया था? ARPANET डेवलप किया गया था। ठीक है, तो भाई हमारे नेटवर्क की जब हम कहानी की, जब हम स्टार्टिंग की कहानी देखते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क जो बन के तैयार हुआ था, वो ARPANET नेटवर्क बन के तैयार हुआ था। और ARPANET को बेसिकली अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, डिपार्टमेंट डिफेंस कहाँ की थी ये यूएस की डिपार्टमेंट डिफेंस थी, उसने इसका क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक, और जो ARPANET को जो डेवलप किया गया था, उस ARPANET को डेवलप करते समय सबसे पहले क्या किया था, इसने क्या किया था, यूएस के अंदर जो टोटल जो 4 नोड थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके बीच में कनेक्टिविटी की थी। कनेक्टिविटी करके दुनिया का पहला जो मैसेज था लॉगिन, उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ट्रांसमिट किया गया था, जिसका कि एलओही नेटवर्क फेलियर होने से पहले ट्रांसमिट हो पाया था। और सबसे पहले इस नेटवर्क के ऊपर जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किया गया था, वो प्रोटोकॉल्स कौन से थे यहाँ पे? एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, अब उसके बाद में धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं नेटवर्क की दुनिया में, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इसी 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 कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भी 1971 के अंदर हमारे पास में दो जो महान साइंटिस्ट थे, और दो महान साइंटिस्ट की बात करें तो हम यहाँ बात करते किसकी, हम बात करते विंड शार्प और बॉब खान की बात करते हैं। हम यहाँ पे विंड शार्प एंड बॉब खान की बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये जो दोनों जो महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1973 के अंदर इन्होंने दुनिया का पहला इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स डेवलप करके दिया था। और वो जो इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स था वो कौन सा था? टीसीपी आईपी था। जो बेसिकली टीसीपी आईपी की अगर हम बात करें, टीसीपी आईपी आपके दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टीसीपी आईपी बेसिकली क्या है, दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के कॉम्बिनेशन की सहायता से हमने पहली बार दुनिया के अंदर, हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, हमने बात की इंटर नेटवर्किंग की बात की थी। हमने अब बात की थी इंटर नेटवर्किंग की बात की थी। और जब हम इंटर नेटवर्किंग की बात जब हम करने लग गए थे, तो हम ये समझ, हमारे को ये समझ में आ गया था कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। किनके बीच में? डिवाइस के बीच में। ठीक, और यहाँ पे जब डेटा को डिवाइस के बीच में एक्सचेंज करना हमने स्टार्ट किया था, तो इसी टाइम पे क्या किया गया था कि जो एनसीपी जो प्रोटोकॉल था, उस एनसीपी प्रोटोकॉल्स के न्यू वर्जन के रूप में एक प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे काम में आने लगा था। और उसी को हम क्या करते हैं, उसी को टीसीपी आईपी कहते हैं। ठीक है, और इसी कारणवश विंड शार्प वोफ खान को बाद में फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाने जाना लगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की देन थी कि दुनिया के अंदर जो अलग अलग जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे हमारे पास में जो नोड अवेलेबल थे, उनके बीच में क्या करवाई थी इन्होंने, इंटरकनेक्टिविटी करवाई थी। ठीक, इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम पे अमेरिका एक पावरफुल कंट्री था। और अमेरिका पावरफुल कंट्री होते हुए रिसर्च के ऊपर उस टाइम पे बहुत ज्यादा रुपए खर्च भी किए जा रहे थे अमेरिका के द्वारा। और उन्होंने नेटवर्किंग के आगे विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1981 में, देखो इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1981 के अंदर, हम नेटवर्क की बात करें तो उन्होंने एक नेटवर्क डेवलप किया, कौन सा? CS नेट डेवलप किया। और यहाँ पे जो CS नेट था, इसको डेवलप करने वाली जो एजेंसी थी वो कौन सी थी? वो एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, इसको डेवलप करने वाली एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन। इस नेटवर्क का जो टारगेट था, इस नेटवर्क का टारगेट ये था कि जो ARPANET जो नेटवर्क है, उस ARPANET नेटवर्क को छोड़ के बाकी जो अदर उनके जो कॉलेज थे, उनके जो अदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे और अदर जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उनमें जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था, उस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को क्या करना, कनेक्ट करना। तो इस नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट क्या किया जाने लगा, कनेक्ट किया जाने लगा। उसी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट श्रेणी हमारी आती है कि 1 जनवरी 1983 में क्या किया गया, 1 जनवरी 1983 का जो डे है वो आपका फ्लैग डे के नाम जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन टीसीपी को किसके द्वारा, टीसीपी आईपी को ARPANET के द्वारा, टीसीपी आईपी को ARPANET के द्वारा ऑफिशियली क्या कर लिया गया था, अडोप्ट कर लिया गया था। ARPANET के द्वारा यहाँ पे क्या कर लिया गया था, यहाँ पे ऑफिशियली इसे क्या कर लिया गया था, ऑफिशियली इसे अडोप्टेड कर लिया गया था।
इसका मतलब अब हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था कि अब हम क्या करने लगे थे, अब हम टीसीपी आईपी को ऑफिशियली काम में लेने लगे थे। किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर। और नेटवर्क की दुनिया में जितने भी नेटवर्क आर्किटेक्चर बनते जाते हैं, उन सभी नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होने वाला सबसे पहले जो प्रोटोकॉल सूट था, वो प्रोटोकॉल सूट सबसे पहले कौन सा था? टीसीपी आईपी था, जो डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल सूट था। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में नेक्स्ट अगर चले तो इसी ड्यूरेशन के अंदर 1984 के अंदर, इसी ड्यूरेशन के अंदर 1984 की अगर हम बात करें तो 1984 के अंदर जो आईएसओ जो संस्थान है, आईएसओ जो संस्थान है, उसने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया था। और जो ओएसआई मॉडल डेवलप किया गया था, इस ओएसआई मॉडल को डेवलप करने के लिए दुनिया के बहुत अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था। और इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने काम करके ओएसआई मॉडल डेवलप किया था। लेकिन ओएसआई मॉडल जिस संस्थान द्वारा डेवलप किया गया था वो कौन सी थी? आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इस पर्टिकुलर संस्थान के द्वारा किसको? ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया था। ये जो ओएसआई मॉडल है, ये आपके 7 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल होता है, जो कि एक रेफरेंस मॉडल है, थ्योरी मॉडल के नाम जान जाता है, जो हमें यह बताता है कि दुनिया में जितने भी टाइप के नेटवर्क हैं, वो सभी नेटवर्क इस पर्टिकुलर थ्योरी मॉडल, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसी श्रेणी में अगर आगे चले तो नेक्स्ट अगर बात करें तो 1986 के अंदर, नेक्स्ट अगर बात करें तो 1986 के अंदर, 1986 के अंदर यूएस ने क्या किया था? एक नए नेटवर्क का डेवलप किया था। उस नेटवर्क को हम जानते हैं किस नाम से? एनएसएफ नेट के नाम से। तो यहाँ पे नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ही इसको डेवलप किया था। और इसने अपना, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसका नाम अपना सेल्फ नाम ही रखा था। और इसको डेवलप करने वाला कौन था? एनएसएफ ही था, है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन ही था यहाँ पे। और ये जो पर्टिकुलर जो नेटवर्क डेवलप किया गया था, इस नेटवर्क के माध्यम से क्या किया गया था? अमेरिका के पास में जो सुपर कंप्यूटर मौजूद थे, उन सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या की गई थी? कनेक्टिविटी की गई थी इस पर्टिकुलर नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, और ये जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क बाद में चल के, ये नेटवर्क उस जमाने का इंटरनेट का बैकबोन भी था। ये क्या था? ये नेटवर्क उस जमाने का इंटरनेट का बैकबोन भी था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो इस नेटवर्क को हम इंटरनेट का बैकबोन भी कहते हैं। और बैकबोन कब? उस पर्टिकुलर जमाने का, मतलब 1980 से लेके 1990 का जो दशक था, उस दशक में इंटरनेट का बैकबोन कौन सा नेटवर्क था? यही नेटवर्क था। ठीक, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ? नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अर्पानेट था, अर्पानेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अर्पानेट की बात करें तो अर्पानेट को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। और अर्पानेट को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से एक नेट क्या बन गया? एक नेट आपका मिल नेट बन गया। और दूसरा नेटवर्क कौन सा रह गया? दूसरा नेटवर्क आपका अर्पानेट रह गया। दूसरा नेटवर्क आपका अर्पानेट रह गया। यहाँ पे मिल नेट को बेसिकली मिलिट्री पर्पज के लिए काम में लिए जाने लगा, जबकि अर्पानेट क्या होने लगा? कॉमर्शियल पर्पज में काम में आने लगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट कड़ी के अंदर हमारे पास ये आता है कि 1990 का जो दशक है, 1990 का जो दशक है, 1990 के दशक के अंदर अर्पानेट को क्या कर दिया गया? रिटायर्ड कर दिया गया। और अब जो इंटरनेट को जो ग्रोथ करने की जो जिम्मेदारी थी, वो वैश्विक नेटवर्क को दे दी गई। इसका मतलब अब दुनिया के सभी कंपनियों को वहां पे ऑफर कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो? आप नेटवर्क को डेवलप करने के लिए आप हिस्सा ले सकते हो। और 1990 के दशक के अंदर बेसिकली क्या था कि यहाँ पे इंटरनेट के बैकबोन के रूप में, अब इंटरनेट के बैकबोन के रूप में अब बहुत सारी प्राइवेट्स और गवर्नमेंट्स कंपनियां आके हिस्सा लेने लगी। और बहुत सारी प्राइवेट्स और गवर्नमेंट्स कंपनियों ने यहाँ पे मिलकर क्या किया? इंटरनेट का बैकबोन का जाल बिछाना स्टार्ट किया। और उसकी बात करें तो उस टाइम पे जो मेजर जो कंपनियां थी वो कौन सी थी? आईबीएम थी, वेरिजोन थी, एटीएनटी थी। ठीक है, और एक कौन सी थी? एनटीटी डेटा थी, है ना, एनटीटी डेटा थी। ये मेजर जो कंपनियां थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटरनेट का बैकबोन का जाल बिछाना स्टार्ट किया। एक दूसरे के देश के बीच में इंटरकनेक्टिविटी इन्होंने स्टार्ट की, इंटरनेट का जाल बिछाया, एक दूसरे देश के बीच में इंटरकनेक्टिविटी का काम किया यहाँ पे। और ये जो काम था, ये 1990 के दशक में स्टार्ट हो गया था। और अब जो इंटरनेट था, उस इंटरनेट क्या कर दिया गया? उस इंटरनेट को बेसिकली क्या कर दिया गया? इंटर कंट्री कनेक्टिविटी के लिए उसको काम में ले जाने लगा। इसका मतलब एक दूसरे के देशों के बीच में जाल बिछाना स्टार्ट कर दिया गया। और एक दूसरे देशों के बीच में जाल बिछाना स्टार्ट किया था ना, वो इससे पहले भी कर दिया गया था। ऐसे नहीं इसी टाइम पे किया था, इससे पहले भी एक दूसरे देश के बीच में जाल बिछ चुका था। लेकिन अभी फिलहाल जो 1990 दशक आ रहा है, इस दशक के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले जो इंटरनेट था वो बेसिकली क्या था? कुछ लिमिटेड कंपनियों के अंडर में था। और वो जो कंपनियां थी वो आपकी गवर्नमेंट्स कंपनियां थी, उन्हीं के अंडर में था। लेकिन वो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पा रही थी। और इस कारणवश क्या कर दिया गया? प्राइवेट कंपनियों को ऑफर दे दिया गया। और इसी ड्यूरेशन में 1991 के अंदर की बात करें तो जो अर्पानेट था वो क्या हो गया था? आपका अर्पानेट था
वो आपका शट डाउन हो गया था। वो शट डाउन इसलिए हो गया था कि ARPANET की जो नींव थी वो बहुत कमजोर थी, उसका जो बैकबोन जो उसकी केबल्स थी, बैकबोन की जो स्पीड थी, उसकी बैंडविड्थ थी, वो बहुत ज्यादा कम थी। और इस कारणवश इसको क्या कर दिया गया, इसको ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, इसको ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। और उसके बाद में इसी इसी दशक के अंदर 1990 दशक की बात करें तो इसी दशक के अंदर हमारे सामने एक महान साइंटिस्ट के रूप में हमारे सामने कुछ देन थी। और वो जो देन थी वो देन क्या थी, वो देन थी वर्ल्ड वाइड वेब की। वो देन थी वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो यहाँ पे महान जो साइंटिस्ट है, वो महान साइंटिस्ट कौन है, वो महान साइंटिस्ट है टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे टिम बर्नर ली ने क्या किया, टिम बर्नर ली ने मेन कॉन्सेप्ट ये दिया कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इंफॉर्मेशन को हाइपरलिंक के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो टिम बर्नर ली ने सबसे पहले दुनिया के सामने कॉन्सेप्ट दिया था कि इंफॉर्मेशन जो आपके पास में, जो इंफॉर्मेशन आपके पास में है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके पास में जो डेटा है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा को हम हाइपरलिंक के माध्यम से, हम हाइपरलिंक के माध्यम से, हाइपरलिंक के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट टिम बर्नर-ली ने दिया था। और टिम बर्नर-ली की जो मेन देन थी वो बहुत अच्छी देन थी कि टिम बर्नर-ली ने इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से HTTP प्रोटोकॉल्स का आविष्कार किया। टिम बर्नर-ली ने इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से HTML जैसी मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया। इन्होंने URL जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। इन्होंने आगे चल के इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया का पहला जो ब्राउजर था वो भी इन्होंने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन्होंने दुनिया के सामने एक मॉडल पेश किया कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पब्लिक मोड के माध्यम से उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी देन थी मेन इंटरनेट की। और उसके बाद में जो इंटरनेट के अंदर जो चेंजमेंट आए, वो सारे के सारे चेंजमेंट फिर उसके बाद में क्या है, टेक्नोलॉजिक बेस पे अगर बात करें तो फिर इंटरनेट की टेक्नोलॉजिक बात होने लगी, 1G 2G 3G 4G, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से डेटा को एक्सचेंज किया जाने लगा। और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से डेटा को एक्सचेंज किया जाने लगा। उस कॉन्सेप्ट में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा की जो स्पीड थी उसको क्या कर दिया गया, अब एनहेंस कर दिया गया था, ठीक। और आज के दिन हम जिस इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, तो आज हम AI के कॉन्सेप्ट के जमाने में जी रहे हैं, 5G 6G इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, जिसके अंदर हम फाइबर केबल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को हाई स्पीड से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं। लेकिन मेन जो नींव थी वो मेन नींव आपकी यही है, ठीक है। ये आपकी कल की क्लास में सारा कॉन्सेप्ट आप कर दिया गया था। ये कल की क्लास का सारा आपका रिवाइज हो गया, ठीक। आज क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, OSI मॉडल के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल, ठीक। ये सारी कॉन्सेप्ट हुई है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। देखो TCP/IP पहले आया, OSI मॉडल पहले आया। भाई TCP/IP पहले आया था ना, OSI मॉडल तो बाद में आया था। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, OSI मॉडल की बात करते हैं, ठीक। अब देखो हमारे पास में मेनली अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेन कॉन्सेप्ट के रूप में हम OSI मॉडल के ऊपर स्टडी कर लेते हैं, फिर हम TCP/IP मॉडल को देखेंगे। बेसिकली TCP/IP मॉडल है ना, उसी का थोड़ा सा एनहेंस वर्जन रूप में हम बात करते हैं कि एनहेंस वर्जन ही है क्या, OSI मॉडल, ठीक है। तो एक बार हम OSI मॉडल की स्टडी कर लेते हैं, फिर हम TCP/IP करेंगे, फिर दोनों कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक। अब देखो हमारे पास में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, OSI मॉडल की, ठीक। हम बात करते हैं OSI मॉडल की। कैसा मॉडल है ये, ना OSI एक रेफरेंस मॉडल है, एक 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है, वो सबसे पहला पॉइंट लिखना है OSI एक फुल फॉर्म। तो OSI क्या है भैया आपका, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक। अब यहाँ देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की बात करें, यहाँ पे अगर OSI की बात करें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की बात करें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ना, ये मॉडल अपने आप में ही बहुत सारी चीजें बता देता है, अपने नाम से बहुत सारी चीजें बता देता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें इस मॉडल की बात करें, तो इस मॉडल की हम खासियत देखें तो सबसे पहले तो मॉडल कैसे है, कैसे है, ओपन मतलब एनीवन कैन यूज, कोई भी आदमी इसे यूज कर सकता है, ओपन है, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओपन मतलब है एनीवन कैन यूज्ड, कोई भी संस्थान, कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, सभी के द्वारा ये यूज किया जा सकता है, ओपन है, ठीक है।
इसका मतलब है इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से कोई आपको कुछ इसको यूज करने के लिए कोई अलग से आपकी कोई टर्म्स कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है, सभी संस्थान के द्वारा इसको काम में लिया जा सकता है, ये ओपन है। ठीक, अच्छा दूसरा आता है सिस्टम। भाई व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? जैसे आप हर जगह पढ़ते हो सिस्टम 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 बार बार, है ना, आप हर जगह पढ़ते हो सिस्टम। तो क्या होता है सिस्टम? जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? बताओ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है भाई? जैसे सिस्टम्स की बात करें तो हम एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट रूप में से पढ़ते हैं सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, है ना। तो आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो जैसे मेरा जो घर है उसमें पड़ोस में ना गुड़िया है, छोटी सी ना, छोटी गुड़िया है, ठीक है, तो वो अपने जो एमडी सर है ना कोचिंग के, उसको सिस्टम कहती है ना, उनका नाम निकाल रखा क्या? सिस्टम। ठीक है, तो आप वो समझ लो नहीं पता तो, ठीक, एमडी सर का दूसरा नाम निकनेम क्या है? सिस्टम। सिस्टम बेसिकली बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है हमारे पास में वो एक प्रोसेस होता है, हमारे पास वो एक टेक्निक्स होती है, वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं, हम कहते हैं टेक्निक्स है ना, एक टेक्निक्स है हमारे पास में, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है हमारे पास में, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जिसके माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, काम में लेंगे, इंप्लीमेंट्स करेंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे अगर बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेक्निक है। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद है इंटरकनेक्शंस। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन मतलब, इंटरकनेक्शन मतलब जैसे जैसे इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? भाई जैसे हम बात करते हैं, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इंटरनेट, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं हम इंटर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे जैसे कि जैसे हम इंटरनेट को इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इंटर इंटर कनेक्शंस। तो देखो इंटर कनेक्टेड या इंटर कनेक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास में जो बहुत सारे नेटवर्क्स है ना, उनका ये क्या है, उनका ये कनेक्टिविटी का एक रूप है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना, बहुत सारे नेटवर्क का एक क्या है, एक कॉम्बिनेशन का रूप है। भाई इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट के अंदर है क्या? भाई इंटरनेट के अंदर यही तो है कि हमने बहुत सारे होस्ट को, हमने बहुत सारे नोड को क्या कर रखा है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रखा है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रखा है। और यहाँ भी हमारे पास जो इंटरकनेक्शन है, इसका मतलब भी है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सारे नोड्स को, बहुत सारे होस्ट को क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं नोड मतलब होस्ट, होस्ट नोड को, नोड को एक दूसरे से, एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। तो हमारे पास जितने भी नोड्स होते हैं, हमारे पास जितने भी होस्ट होते हैं, उन सभी नोड होस्ट को क्या करेंगे, हम एक दूसरे से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटर कनेक्शंस, एक दूसरे से जोड़ना। ठीक, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉडल्स के बारे में अगर मैं आपसे पूरा कंप्लीटली डेफिनेशन के रूप में पूछूं तो ओएसआई मॉडल क्या हो जाएगा, ओएसआई मॉडल क्या हो जाएगा, एक ऐसा मॉडल है जिसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क बनते हैं, उन नेटवर्क के बनाने के लिए हमारे पास में जो आर्किटेक्चर होता है, हमारे पास में नेटवर्क को बनाने के लिए, हमारे पास में होस्ट को, नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इस पर्टिकुलर मॉडल्स के माध्यम से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, ओएसआई मॉडल की, जो फुल फॉर्म के रूप में हम बात करेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। इसकी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी दे देते हैं, है ना, और दी हुई वैसे नहीं दी हुई, इसके एग्जाम फुल फॉर्म बहुत बार दे देते हैं। ठीक, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक, अच्छा अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कहेंगे जो ओएसआई है ना, इसको 1984 में किसने डेवलप किया था,
आईएसओ ने डेवलप किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लीजिए ओएसआई मॉडल को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लीजिए ओएसआई मॉडल को, ओएसआई मॉडल को 1984 में 1984 में आईएसओ ने डेवलप किया था, आईएसओ ने डेवलप किया था। अब यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर मॉडल को किसने डेवलप किया था, आईएसओ ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे आईएसओ क्या है भाई, एक संस्थान है, एक क्या है, एक संस्थान है। ठीक है, आईएसओ एक यहाँ पे क्या है, संस्थान है आईएसओ। अगर आईएसओ बात करें तो आईएसओ एक संस्थान है जिसकी फुल फॉर्म क्या है ना, इसकी फुल फॉर्म अब क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ना इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब ये संस्थान क्या काम करती है भाई, अगर संस्थान की बात करते हैं, संस्थान क्या काम करती है, मानक सेट करती है, मतलब स्टैंडर्डाइज सेट करती है ना, स्टैंडर्डाइज सेट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके जो विद्युत उपकरण आते हैं है ना, बिजली से चलने वाले जो आपके आइटम आते हैं, उपकरण आते हैं, उनके लिए आईएसओ मार्क होता है ना, आईएसआई। ठीक है, आईएसआई मार्क का मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वो पर्टिकुलर्स वो सामान बना हुआ है, वो पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बना हुआ है, तो वो क्या है, वो सेफ भी है, उसको आप इजीली काम में ले सकते हो। ठीक, क्योंकि आईएसओ क्या करती है, एक स्टैंडर्ड चेक करती है, और स्टैंडर्ड चेक करने के बाद में उस पर्टिकुलर उपकरण को मार्केट में अवेलेबल करवाती है। इसी टाइप से जो नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स हैं, उन नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स के लिए एक संस्थान बनी हुई है, कौन सी, आईएसओ। ठीक है ना, ओएसआई तो क्या है, मॉडल है, ओएसआई क्या है, मॉडल है, और आईएसओ क्या है, संस्थान है। ओएसआई मॉडल को आईएसओ संस्थान द्वारा बनाया गया है ना भाई। बनाने के लिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो सारे के सारे साइंटिस्ट ने काम कहाँ पे किया था, इस संस्थान में किया था, तो इस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ओएसआई है, ये ओएसआई भाई कैसा मॉडल है ना, ये आपके 7 लेयर, ये आपका 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। कैसा मॉडल है भाई, आपका 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, तो रेफरेंस मॉडल का मतलब ये होता है कि इस मॉडल को डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इस मॉडल की सहायता से तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया के सभी नेटवर्क की बात करते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड नहीं है ये मॉडल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीज, आप सिर्फ इसको क्या क्या पढ़ते हो, आप इसको सब थ्योरी कॉन्सेप्ट से इसको क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मॉडल कैसा है, ये मॉडल आपका थ्योरी मॉडल है, थ्योरी मॉडल है। मतलब यह मॉडल यह मॉडल डायरेक्टली यह मॉडल डायरेक्टली डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड नहीं है। यह मॉडल डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, यह मॉडल डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब आपको किसी इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताओ एग्जैक्टली में। तो ये तो ठीक है, तो ये दुनिया भर की थ्योरी तो हम पढ़ते रहते हैं, रेफरेंस मॉडल, थ्योरी मॉडल, डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब तो बेस मॉडल। जैसे मान के चलो, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान चलो कि सपोज करो कि भारत के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर क्या करना है, मेट्रो
का विस्तार करना है, मेट्रो का जाल बिछाना है, ठीक। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये कि जैसे मान चलो जयपुर के अंदर मेट्रो बिछाना है, मेट्रो जाल बिछाना है, तो हम क्या करें, हम जयपुर की मेट्रो को बिछाने के लिए जयपुर के अकॉर्डिंग ही हम एक आर्किटेक्चर तैयार करें। क्या करें, एक आर्किटेक्चर तैयार करें, मतलब एक उसकी रूपरेखा तैयार करें, उसका पूरा एक नक्शा तैयार करें, और उसको कैसे कैसे जयपुर की मेट्रो को काम में लिया जाएगा, कैसे 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 जाल बिछाया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए करें, ये सिर्फ हम जयपुर की मेट्रो के लिए करें, है ना। वो जो मॉडल होगा ना, वो मॉडल क्या होगा, वो मॉडल बेसिकली एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड मॉडल होगा। क्यों, क्योंकि जयपुर मेट्रो के लिए बना हुआ है, और जयपुर मेट्रो के लिए क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन ना उस पर्टिकुलर मॉडल को हम पूरे भारत के अंदर अलग अलग शहरों में क्या बिछाने के लिए, मेट्रो के जाल बिछाने के काम में नहीं ले सकते। तो इसी टाइप से जो रेफरेंस मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक बेस मॉडल होते हैं। अब जैसे मान चलो भारत के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर नेटवर्क का मतलब मेट्रो जाल बिछाना है, तो मान चलो उसके लिए क्या बना दिया, एक बेस मॉडल बना दिया। बेस मॉडल में बता दिया भाई मेट्रो के जाल के अंदर अगर मान के चलो कि जमीन से ऊपर उठ के अगर कोई भी एक आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब कोई भी आपको स्टेशन बनाना है, तो फिर उसके अंदर इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब वो क्या बना दिया, वो उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। अब ना वो स्टैंडर्ड सबके लिए बना दिया। अब फिर क्या करोगे, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप फॉलो करते हुए आप क्या कर दोगे, मेट्रो का जाल बिछा दोगे। तो इसी टाइप से ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है ना, ये स्टैंडर्ड्स रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, रेफरेंस मॉडल है, थ्योरी मॉडल है। इसमें तो हर चीज बता देगी नेटवर्क के बारे में, हर एक पॉइंट इसके अंदर नेटवर्क के बारे में इंक्लूड कर दिया गया। अब उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्टिकुलर रेफरेंस मॉडल्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को कैसे कैसे किस किस टाइप से काम में लेके अपना नेटवर्क डेवलप करते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बारे में लिखवा देता हूँ पॉइंट, लिख लीजिए पॉइंट, इसके बारे में पॉइंट लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। पॉइंट लिख लीजिए। ओएसआई मॉडल को प्रोटोकॉल सूट आर्किटेक्चर मॉडल भी कहा जाता है। ओएसआई मॉडल को ओएसआई मॉडल को प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल को प्रोटोकॉल सूट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल सूट आर्किटेक्चर मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहा जाता है। जो हमें यह बताता है कि जो हमें यह बताता है कि बताता है कि दुनिया में मौजूद दुनिया में मौजूद किसी भी नेटवर्क को दुनिया में मौजूद किसी भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर को किसी भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर को नेटवर्क के आर्किटेक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। जिसका मतलब ये तो क्या है, ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है। दुनिया में मौजूद सभी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को डिफाइन करने के लिए मॉडल बनाया गया है, ठीक है, इधर रखना। अच्छा, इस मॉडल के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस मॉडल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे रूल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, रूल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ ये जो मॉडल है, ओएसए मॉडल है, ओएसआई मॉडल में ओएसआई मॉडल में ओएसआई मॉडल में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को प्रोटोकॉल्स को अलग 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 लेयर की सहायता से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को अलग अलग लेयर की सहायता से डिफाइन किया गया है। ओएसआई मॉडल की अलग अलग लेयर ओएसआई मॉडल की
अलग अलग लेयर, वैसे मॉडल के अलग अलग लेयर अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए बनाई, अलग अलग फंक्शनलिटी को, अलग अलग फंक्शनलिटी को डिफाइन करती हैं, डिफाइन करती, समझे भाई? इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कि जो ओएसआई मॉडल के अंदर जो प्रोटोकॉल्स है ना, जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे को नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के लिए यहाँ पे बेसिकली 7 लेयर दी हुई है। ठीक है, कितनी लेयर दी हुई है? 7 लेयर दी हुई है। और जो यहाँ पे 7 जो लेयर है उन 7 लेयर्स के अंदर बेसिकली क्या किया गया है, लेयर्स के नाम्स के अकॉर्डिंग उनकी फंक्शनलिटी को डिफाइन किया गया। तो एक बार हम लेयर्स को देख ले, तो एक बार हम ओएसआई मॉडल की सभी लेयर को देख लेते हैं। ठीक, तो अगर देखो ओएसआई मॉडल की बात करें, अगर ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल की जो सभी लेयर्स होती है उन लेयर्स के रूप में हमारे पास यहाँ पे कितनी लेयर्स मौजूद है? 7 लेयर मौजूद है। कितने लेयर मौजूद है? 7 लेयर मौजूद है। ठीक है भाई, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे समझने हैं क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट है ना, ओएसआई मॉडल के अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक, ओएसआई मॉडल की अगर मैं सबसे पहले पहले लेयर की बात करूँ, पहले लेयर कौन सी है भाई? पहले लेयर कौन सी है? दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर देखो गैप अब भी ज्यादा है थोड़े ना। ना ओएसए मॉडल की बात करें तो ओएसए मॉडल्स के अंदर जब भी आपसे कोई फर्स्ट लेयर पूछे तो फर्स्ट लेयर्स के रूप में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं? फिजिकल लेयर, है ना। ओएसए मॉडल जो पहली लेयर होती है वो होती है कौन सी? फिजिकल लेयर। कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। ठीक, अच्छा दूसरी जो ओएसए मॉडल दूसरी जो ओएसए मॉडल की लेयर होती है वो कौन सी होती है? दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर यहाँ पे होती है कौन सी? नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी लेयर कौन सी होती है? सेशन लेयर। कौन सी होती है? सेशन। फिर छठी लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन। और सातवीं लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन। सात लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशंस। अब सात लेयर होती है एप्लीकेशंस। ठीक है, इस टाइप से क्या है, सारी की सारी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले लेयर है आपकी फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर जो हमारा जो सिस्टम होता है, हम जिस कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, जिस नोड की बात करते हैं, वो हमारा जो नोड होता है, जो होस्ट होता है ना, हमारा जो होस्ट होता है, हमारा जो नोड होता है वो किससे कनेक्ट होता है? एप्लीकेशन लेयर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और जो हमारे जो मीडियम होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं? है ना, हमारे जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, ट्रांस मीडियम होते हैं, वो हमारे किससे कनेक्ट होते हैं? वो फिजिकल लेयर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ट्रांस मीडियम हमारे किससे कनेक्ट होते हैं? फिजिकल लेयर से कनेक्ट होते हैं। ठीक, अब देखो, अब कुछ पॉइंट्स हम देखो। ओएसआई मॉडल की बात करें, ये पहले ये कौन सी लेयर है? पहली लेयर है। ये कौन सी लेयर है? दूसरी लेयर है। ये कौन सी लेयर है? तीसरी लेयर है। ये कौन सी लेयर है? चौथी। ये कौन सी है? पांचवी। ये कौन सी है? छठी। और ये कौन सी है? सातवीं। ठीक है, ये कौन सी है? सातवीं। ठीक, अब देखो इनकी जो लेयर्स होती है ना, इन लेयर्स को बेसिकली क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इन लेयर्स को दो पार्ट डिवाइड करते हैं, है ना। कुछ लेयर्स को हम अपर लेयर के नाम जानते हैं, कुछ लेयर क्या करते हैं? अपर लेयर के नाम जानते हैं। ठीक, और अपर लेयर को बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ लेयर को हम अपर लेयर कहते हैं और अपर लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा कुछ जो लेयर होती है, कुछ लेयर जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? लोअर लेयर। क्या कहते हैं हम? लोअर लेयर कहते हैं। ठीक, और लोअर लेयर जो होती है ना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं?
हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं, हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं। लोअर जो लेयर होती है उनको हम क्या हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं। ठीक, उधर ना एक बीच की जो लेयर होती है, तो बीच की लेयर होती है, तो बीच की लेयर्स को आपको कुछ बुक्स में अपर लेयर्स के अंदर भी इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। ठीक, अगर बीच की लेयर की बात करें, किसकी, ट्रांसपोर्ट बात करें, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर अपर लेयर में इंक्लूड कर रखा है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको अपर लेयर के रूप में ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक गिवन मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चंस में अपर लेयर्स में अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर भी इंक्लूड करके दी हुई है तो फिर कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी अपर लेयर्स में कंसिडर हो सकती है। लोअर लेयर्स में तीन लेयर होती है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। अपर लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जानते हैं, लोअर लेयर को हार्डवेयर लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली इन इन सभी लेयर्स का मेन लेयर्स के रूप में लेयर्स होती है, जिसको बेसिकली ओएसआई मॉडल का हार्ट भी कहते हैं। इसका कहते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल है ना, ये ओएसआई मॉडल का आपका क्या कहलाती है, हार्ट भी कहलाती है। कौन सी लेयर आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके ओएसआई मॉडल का हार्ट कहलाती है, क्योंकि यही वो लेयर होती है जो बेसिकली अपर लेयर और लोअर लेयर्स के बीच में क्या देती है, कनेक्टिविटी देती है। ठीक, ट्रिक, ट्रिक प्लीज डू, ट्रिक प्लीज डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि, ये क्या हो गया, प्लीज डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि, अच्छा ट्रिक बना दिया आपने। प्लीज डू नॉट टच मतलब फिजिकल, डू मतलब डेटा लिंक, नोट मतलब नेटवर्क, टच मतलब ट्रांसपोर्ट, सचिन मतलब सेशन, पत्नी मतलब प्रेजेंटेशन, अंजलि मतलब एप्लीकेशन। अरे यार, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हुए आप इस मॉडल के लिए भी आप ट्रिक याद करोगे, कैसी बातें कर रहे हो। ये मॉडल आपकी रग रग में बस जाना चाहिए, ये मॉडल आपकी रू रू में बसना चाहिए, आपके खून के अंदर दौड़ना चाहिए मॉडल ये। क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल आपको ट्रिक पे याद नहीं करना भाई, इस मॉडल्स को तो आपको वैसे ही दिमाग में वैसे रख लेना कि आपको तुरंत जैसे मॉडल का नाम आए तो तुरंत सातों लेयर आपके ऑटोमेटिकली आपके माइंड में छप जाए। अब एक तो ट्रिक याद करोगे, प्लीज डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि, और फिर दूसरा ही मॉडल याद करोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली मॉडल याद करो ना, है ना। देखो, ट्रिक बेसिकली क्या होता है, जब हम नॉन टेक की कुछ चीजों पर बात करते हैं, ट्रिक याद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट नहीं होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं। ठीक, लेकिन ट्रिक उन्हीं चीजों पर काम आती है जिन चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड नहीं होती है। ये ओएसआई मॉडल के ऊपर तो पूरा पूरा नेटवर्क बेस्ड है भाई, ये जो ओएसआई मॉडल है ना, इस पे पूरा पूरा नेटवर्क बेस्ड है, इस पे पूरा पूरा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो हम दो तीन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस पूरे पूरे इस मॉडल्स पे पढ़ते हैं, तो फिर हमें ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर डायरेक्टली हमें क्या करना होता है, इन पर्टिकुलर जो लेयर्स है इनको हमें डायरेक्टली हमें माइंड्स में सेट ही करना होता है। ठीक, और ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, इजीली कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखो, आपके सामने टफ टफ टास्क नहीं रहेगी, वे इजीली आपके सामने इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, ये नोट डाउन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे ओएसआई मॉडल के अंदर जो लेयर्स है ना, हमारे पास ओएसआई मॉडल के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, अगर इन लेयर्स की बात करें तो ये जो लेयर्स का जो नाम यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, ये नाम उसी रूप में डिफाइन किया गया है जिस रूप में लेयर क्या होती है, काम करती है। ठीक, जैसे जनरल बात करें, देखो नॉर्मल दुनिया की बात करें, भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें जिस नेटवर्क की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, इस नेटवर्क की दुनिया के अंदर हम बेसिकली करने के हवाले, हम हमारे नोड्स को, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले। ठीक, अब भाई सिंपल सी बात है, एक दूसरे को हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, नोड और होस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हमारे कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जैसे अगर बात करें आज से मान के चलो 200 साल पहले की बात करें, तो आज से 200 साल पहले क्या होता था भाई, जो गांव के लोग होते थे उनकी कनेक्टिविटी दूसरे लोगों से बहुत कम हुआ करती थी, है ना। जो गांव के लोग होते थे वो अपना गुजारा बस बसा कैसे करते थे, है ना, उनकी जीवनी कैसे निकलती थी भाई, वो लोग क्या करते थे, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, मतलब कैसे, वो लोग कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड हुआ करते थे, उन नेचुरल रिसोर्स की सहायता से क्या करते थे, अपने अपना जीवन यापन करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों को फील होना स्टार्ट हुआ कि यार क्यों ना हम पड़ोसी गांव के जो लोग हैं उनसे हम क्या करें, कांटेक्ट करें।
तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, पड़ोसी गाँव के लोगों से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले पड़ोसी गाँव के लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए कैसे कैसे क्या काम लेते थे, किस चीज को काम में लेते, कैसे जाते थे भैया? तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम और भी थोड़ा सा आगे विस्तार करें अपने आप को। फिर थोड़ा सा और आगे विस्तार किया तो क्या हुआ, और दूसरे तीसरे चौथे गांव तक क्या हुआ, कनेक्टिविटी प्रदान हुई। और दूसरे तीसरे चौथे गांव तक जो कनेक्टिविटी प्रदान हुई, तो उस टाइम पे क्या किया गया, वही भाई साधन के रूप में क्या थे, बैलगाड़ी वगैरह, तो उनको काम में लिया गया। और उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, उस टाइम पे चिट्ठी पत्री के लिए भी क्या हुआ करते थे, किसी आदमी को अपॉइंट कर देते थे। भाई ये आदमी है, ये 4-5 गांव में क्या करेगा, खबर फैलाएगा, मतलब खबर लेके जाएगा। जैसे राजा महाराजा के टाइम पे जो जो वो हुआ करते थे ना, चिट्ठी पत्री हुआ करती थी। ठीक है, तो चिट्ठी पत्री का जो राजा महाराजा के टाइम पे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या था, इनका एक खबरी हुआ करता था, है ना, जो खबर लेके जाता था। ठीक है, फिर उनका एक वो खबर को एक पढ़ने वाला हुआ करता था, वो कॉन्सेप्ट चला करते थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के अंदर कर क्या रहे थे हम, बेसिकली हम कर क्या रहे थे, डेटा एक्सचेंज कर रहे थे। भाई खबर का मतलब है डेटा एक्सचेंज कर रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे 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 हम आगे बढ़ते चले गए, तो डेटा एक्सचेंज करने का ट्रेंड्स भी हमारा क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया। फिर उसके बाद में जो, जब हम किसी पर्टिकुलर देश की बात करते हैं, जैसे हम भारत देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया गवर्नमेंट को लगा कि यार लोगों के जो एक दूसरे लोग जो बात करना चाहते हैं, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि लोग क्या कर सके, उस सिस्टम्स को फॉलो करते हुए सिस्टम्स की हेल्प से लोग क्या कर सके, अपने जो बातें हैं, अपना जो मैसेज है, वो क्या कर सके, एक दूसरे के पास क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। और उसी रूप में गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई जितने भी जो डाकघर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया। भारत के अंदर डाकघर सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? भारत के अंदर डाकघर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था? भाई राजा महाराजा का टाइम था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, तो भैया तो पता ही होगा अंग्रेजों ने स्टार्ट किया होगा। भाई राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट तो अलग चल रहा था, फिर अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो वो सही बात है, लेकिन किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने कब स्टार्ट किया था? तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या किया गया, भाई जो डाकघर का जो कॉन्सेप्ट, उसके माध्यम से क्या किया गया, उसके माध्यम से सिर्फ इतना सा काम किया गया कि देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जिसकी सहायता से हम क्या कर सके, चिट्ठी पत्री को एक्सचेंज कर सके। और उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या किया, देश के अंदर डाकघर बनाए गए। अब डाकघर बनाने के लिए क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। ठीक है भाई, 3-4 गाँव को जोड़ के एक क्या बना दिया, छोटा डाकघर बना दिया। फिर 15-20 गाँव को जोड़ के उससे बड़ा बना दिया। फिर 50-60 गाँव को जोड़ के क्या बना दिया, उसका हेड बना दिया। फिर इसी टाइप से चैन बनती चली गई। और इन चैन के अंदर जब डेटा को एक्सचेंज करना स्टार्ट करना, डेटा को जब एक्सचेंज करने की बात की, मतलब चिट्ठी पत्री को जब एक दूसरे को भेजने की बात स्टार्ट हुई, तो फिर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुए कि भाई चिट्ठी पत्री भेजने के लिए जिसके पास भेजनी है उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास भेजनी है या फिर जिस पर्टिकुलर संस्थान को चिट्ठी भेजनी है, उसका एड्रेस होना चाहिए। और एड्रेस होना चाहिए, तो एड्रेस के लिए फिर क्या किया गया, एड्रेस के लिए पिन कोड का आविष्कार हुआ। पिन कोड का आविष्कार जो, तो उस पिन कोड की बात करें तो पिन कोड बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया को डिनोट करता है। भाई आप जब भी कोई चिट्ठी पत्री भेजते हो उस टाइम पे पिन कोड मेंशन करते हो ना, 6 डिजिट का एक कोड होता है जो क्या करता है, जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्या हो गया, पिन हो गया। उसके बाद में जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास भेजना है उसका क्या होता है, नाम होता है। अच्छा, उस पर्सन के बारे में बात करें तो पर्सन रहता कहाँ पे, तो उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। अब एड्रेस रूप में क्या होगा, उसका हाउस नंबर होगा, उसका गली नंबर होगा, क्या होगा, उसका मोहल्ला होगा। फिर उसके बाद क्या, उसका गांव होगा। ठीक है, उसके बाद में उसकी तहसील होगी, उसका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका स्टेट होगा। तो ये क्या है, ये एड्रेस कैटेगरी है। अभी जो एड्रेस कैटेगरी है ना, इनको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया जाता है, अब मैनेज किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करें तो जैसे एक दूसरे देश के बीच में चिट्ठी पत्री भेजनी है, तो उसमें देश का नाम आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, देश का नाम बात किया जाएगा, स्टेट नाम आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर ब्लॉक का नाम, फिर जैसे पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर गांव का नाम। तो देखो हिरार्की बनी हुई है, ये क्या हिरार्की। इस पूरी हिरार्की के बेस पे हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। किसका, भेजने वाले का। भाई सिंपल बात, जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, और जिसने भेजा है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो चिट्ठी पत्री में हम यही तो काम करते हैं। चिट्ठी पत्री के लिए अगर हम बात करें तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम चिट्ठी पत्री भेजते हैं। जिसको हमें भेजनी है उसका एड्रेस लिखना है, और जिसने भेजी है उसका एड्रेस लिखना है। अच्छा, उसके बाद में हमें मान के चलो कोई भी एक लेटर भेजना है, एक चिट्ठी पत्री भेजनी है हमारे किसी दोस्त के पास में। ठीक, जैसे मान चलो हम जयपुर रहते हैं, हमारा दोस्त कहाँ रहता है, हमारा दोस्त मान के चलो कहाँ, पुणे रहता है। हमें हमारे दोस्त जो पुणे रहता है उसके पास एक चिट्ठी पत्री भेजनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज के ऊपर हमारा संदेश लिखेंगे, जो वो क्या होगा, मैसेज होगा, ओरिजिनल डेटा होगा।
तो वो जो पर्टिकुलर मैसेज जो हमने पेज के ऊपर लिखा है, उस पेज के मैसेज को हम डायरेक्ट नहीं भेजते। क्या करते, हम उसको सबसे पहले फोल्ड करते, फिर एनवलप के अंदर रखते, और एनवलप को क्या करते हम, सील करते है ना। एनवलप में रखना, एनवलप को सील करना, उसके बाद वो एनवलप पे ऊपर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं जिसके पास हमें क्या करना है, भेजना है। हम सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, हमने भेजा है। फिर हम किसको देते हैं, डाकघर को देते हैं। डाकघर के अंदर क्या होता है, जो डाकिया होता है वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस के बेस पे मेन डाकघर में पहुंचाता है। मेन डाकघर क्या करता है, सभी जो लेटर्स होते हैं उनका सबका क्या करता है, एक साथ बंडल बना देते हैं, और बंडल्स को पुणे तक पहुंचा देते हैं। भाई पुणे सिटी का तो पुणे तक बंडल को पहुंचा देंगे। उसके बाद पुणे में पहुंचने के बाद क्या होगा, उस बंडल को खोला जाएगा, फिर अलग अलग लोकेशंस के बेस पे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जिस पर्टिकुलर लोकेशंस पे आपका दोस्त रहता है, उस लोकेशंस के डाकघर तक आपका लेटर पहुंच जाएगा, और उसके बाद में वहां का जो डाकिया होगा वो आपके दोस्त के घर तक आपका लेटर पहुंचा देगा। तो ना ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली फिजिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इस फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को अगर आप थोड़ा सा गहनता सोचोगे, तो इसके अंदर भी पूरा पूरा एक रूल्स फॉलो होता है। ऐसा थोड़ी है कि जिस डाकिया को दोगे वही भगा जाएगा पुणे तक और वही देके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पर्टिकुलर डाकिया होता है, उस डाकिया काम होता है कि भाई आपकी जितनी चिट्ठी पत्री है उसको पर्टिकुलर डाक ऑफिस तक पहुंचाना। फिर जो डाक ऑफिस है उसका काम होता है अगले डाक ऑफिस तक पहुंचाना। ठीक है, इसी टाइप से जो डाक ऑफिस बने हुए हैं उनको अलग अलग डिवाइड, अलग अलग हिरार्की डिवाइड किए हुए। कुछ डाक ऑफिस, जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में अलग अलग एरिया में डाकघर बनाए गए हैं। फिर जयपुर का क्या है, एक मुख्य डाकघर है। ठीक, उसके बाद में यहाँ से मुख्य डाकघर से क्या होता है, सारे के सारे जो बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रकों के अंदर लोड होके एक दूसरी जगह क्या किए जाते हैं, भेज जाते हैं। तो इनके लिए भी रूल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे बिना कोई रूल्स के ये सारा सिस्टम चल रहा है, नहीं। अगर बिना रूल के सिस्टम चलेगा ना तो आपकी चिट्ठी पत्री पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रूल डिफाइन किए गए। तो जिस टाइप से फिजिकल दुनिया में चिट्ठी पत्री एक्सचेंज करने के रूल है ना, उसी टाइप से लॉजिकल दुनिया के अंदर जो आपके कंप्यूटर होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स को जिसको हम नोड के नाम जान रहे हैं, जिसको हम होस्ट के नाम जान रहे हैं, उनके बीच में भी चिट्ठी पत्री भेजने के लिए, अब उनके बीच में चिट्ठी पत्री के रूप में क्या है, मैसेज है। तो चिट्ठी पत्री भेजने के लिए उनके बीच में भी क्या है, रूल्स बने हुए। और जो सारे के सारे रूल्स है ना, वो सारे के सारे रूल्स इन ओएसआई मोल्ड की सातों लेयर्स में समाहित है। तो ओएसआई मोल्ड की जो सातों लेयर ना, ये आपके सारे वही रूल्स आपके बताने वाली है जो रूल आप फिजिकल दुनिया में चिट्ठी पत्री भेजने के लिए काम में लेते हो। अब ये जो रूल्स है ना, इन रूल्स को अलग अलग लेयर्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग काम को यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे सब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। भाई सिंपल सी बात है, आपको एक कोई बड़ा काम करना है ना, एक कोई बड़ी टास्क परफॉर्म करनी है, तो उसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करते हो। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बड़े काम को करने के लिए अगर आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप करने जाओगे तो बड़ा काम आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा, और आपको एक जो बड़े टास्क को जो आपको परफॉर्म करना है वो आपको इजी भी लगने लगेगी। इसी टाइप से इतने सारे जो रूल्स हैं, उन सभी रूल्स के लिए आपके सारे के सारे जो रूल्स हैं उन सातों लेयर्स के अंदर क्या है, समाहित है। और सातों लेयर्स के अंदर जो रूल्स हैं उनके लिए क्या हो, प्रोटोकॉल्स बने हुए। उन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूं भाई, यहाँ पे हमारी कुछ जो लेयर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट लेयर कहते हैं। क्यों भाई सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेयर्स है ना, इनके अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, इनको हम सॉफ्टवेयर इसलिए कह रहे हैं कि इन लेयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मतलब प्रोग्राम लिख लिख के रूल्स बनाए गए। कुछ लेयर्स को हम कह रहे हैं हार्डवेयर लेयर। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के बीच में जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के लिए बीच में हमारे पास में माध्यम भी होते हैं, केबल्स भी होती हैं, वायरलेस भी होते हैं। तो कंप्यूटर में जो केबल्स होते हैं, उन केबल्स में डेटा कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि केबल्स में डेटा नहीं जाता, केबल्स में क्या जाता है, सिग्नल जाता है। तो उन केबल्स के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, उन सिग्नल्स के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, तो वो भी हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उनके लिए कहते हैं कि हमारी कुछ लेयर्स उनके लिए हमारी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो कुछ लेयर हमारी सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट पे है, कुछ लेयर हमारी हार्डवेयर कॉन्सेप्ट से है, और इन दोनों का मिक्सचर करके हमारा पूरा क्या है, ये मॉडल है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, जिसके बेस पे हम हमारे पास में जितने भी आज के दिन डिवाइस हैं उन डिवाइस के बीच में क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये मॉडल पूरा हो गया आपका, जिसके अंदर आपकी तीन जो लेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर, अपर लेयर है, बीच वाली जो लेयर है ये आपकी हार्ट ऑफ होस्ट है मॉडल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ले जाने वाली है ना, कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट, जिसका मेन काम क्या होगा, मेन काम होगा डेटा को ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा। खुद नहीं लेके जाएगा, खुद नहीं लेके जाएगा, ले जाने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा कि डेटा को किस टाइप से कैसे लेके जाना है। जैसे जो मेन हेड ऑफिस होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जैसे बात करें डाकघर की बात करें तो डाकघर के अंदर जो मेन जो हेड ऑफिस होता है उसका काम क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अब क्या डाकघर खुद लेके जाता है क्या? मतलब ऐसा थोड़ी है कि डाकघर को उठाएंगे जेसीबी से यहाँ पे ले जाकर दिल्ली रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। डाकघर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं। साधन क्या, छोटे साधन होते हैं। छोटे साधन ग्रुप में क्या होते हैं, पिकअप होती है ना, फिर उससे बड़ा क्या होता है, ट्रक होते हैं, फिर बड़ा ट्रक होता है, फिर ट्रेन होती है। तो डाकघर अब क्या करता है, अब डाकघर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और ये चेक करता है कि हमें किस पर्टिकुलर व्हीकल्स के माध्यम से इन डाक्स को पहुंचाना एक दूसरी जगह। तो इसी टाइप से हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये जिम्मेदार निभाएगी, ये जिम्मेदार निभाएगी कि जो पर्टिकुलर मैसेज है उसको मुझे किस टाइप से आगे के लिए भेजवाना है, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगी यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी कारण उसको हार्ट ऑफ हाउसहोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मेन डाकघर है, ये डाकघर का हेड ऑफिस है। ठीक है, जो क्या करेगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते, देखो अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ लेयर्स है ना। अगर इन लेयर्स की बात करें तो इन लेयर्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग एड्रेस काम करते हैं। अलग अलग क्या करते हैं, एड्रेस काम करते हैं। तो अब आप क्या करना है, लेयर्स के बेस पे एड्रेस को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें एड्रेस की बात करें, अगर हम बात करें एड्रेस की बात करें, तो लेयर्स के बेस पे आपको एड्रेस का ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में एड्रेस के रूप में हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस की दुनिया में तीन टाइप के एड्रेस को मेनली काम में लेते हैं। एक चौथे एड्रेस की बात करते हैं। ठीक, तो है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, मैक एड्रेस, है ना। मैक एड्रेस कह दो, या फिर इसको एनआईसी कार्ड एड्रेस कह दो, या फिर इसको फिजिकल एड्रेस कह दो। जो मैक एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, वो आपकी कौन सी लेयर पे कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, डेटा लिंक लेयर पे। ध्यान रखना है आपको, डेटा लिंक लेयर पे आपका कौन सा एड्रेस काम करता है, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस होता क्या है, फिजिकल एड्रेस होता क्या है, ये पढ़ना है। इसके लिए थोड़ा क्या देर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, पढ़ना है। एक दूसरा एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, है ना। आईपी एड्रेस को बेसिकली लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो आईपी एड्रेस होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है, वो आपकी कौन सी लेयर पे कार्य करता है भाई, नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। फिर आपका एक एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस। कौन सा एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस कह दो, या फिर इसको पोर्ट नंबर कह दो। पोर्ट एड्रेस कह दो, या फिर क्या, इसको पोर्ट पोर्ट नंबर कह दो। तो पोर्ट एड्रेस जो होता है और पोर्ट जो नंबर होता है, वो आपकी कौन सी लेयर पे कार्य करते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करते हैं। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में और हिंट देता हूं आपको। जो आपका डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो आपका मैक एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, वो बेसिकली आप कैसे होता है, वो देखो वो बेसिकली आपका कैसे होता है, वो एक 48 बिट का एड्रेस होता है। कैसे होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है ना, 48 बिट का एड्रेस होता है। इसको लिखते कैसे है भाई, आपको बताता हूँ। देखो इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, जैसे 1B, ठीक है, CB, ठीक, फिर 1E, ठीक, फिर जैसे लिख दिया 2A, 1 2 3 4, लिख दिया E9, लिख दिया A5। इस टाइप से लिखा जाता है। किसको, इस पर्टिकुलर एड्रेस को मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, निश्चित रूप इसको सेपरेट पढ़ाऊंगा। इसको फिजिकल एड्रेस के नाम जानते हैं, है ना, ये फिजिकल एड्रेस होता है हमारा। ठीक, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास में जो जो पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है, कौन सा, लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये बेसिकली दो पार्ट में आता है। एक तो आता है IPv4, आईपी का वर्जन 4 आता है, वो कितने बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है भाई। IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और जो आईपी का वर्जन 6 है, आईपी का जो वर्जन 6 है, ये कितने बिट का होता है, 128 बिट, 128 बिट का होता है। ठीक है, अब इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं। जैसे इसको मैं लिख के बता देता हूँ, देखो IPv4 को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिख दिया 200.10.20.30। ठीक है, इसको लिखना बताऊंगा आपको, इसको लिखना बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट। फिर जैसे पोर्ट एड्रेस की बात करें, तो पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है भाई, 16 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है, 16 बिट को, जिसको हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम जैसे ऐसे लिख दे, जैसे हम लिख दिया 49,554, 16 बिट। और 16 बिट की रेंज क्या होती है, 16 बिट की रेंज कितनी होगी, जीरो से लेके 65,535। ठीक है, 16 बिट का मतलब होता है कि टोटल जीरो से लेके 65,500 नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, 65,535 तक नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए भाई, लिख लो एक बार। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
है ना। जैसे अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर का भी देखो, जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जो स्पेसिफिक जो एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वेब एड्रेस हो गया, क्या हो गया, वेब एड्रेस। जैसे वेब एड्रेस के रूप में, जैसे आपका आपने जैसे वेब एड्रेस के रूप में आपने बात की, जैसे आपने बात की किसकी, www डॉट, जैसे आपने बात की www डॉट कॉम्प्यूटेक डॉट क्लास एक्स डॉट इन। ठीक है, ये एड्रेस कैसा होता है, ये एड्रेस स्पेसिफिक एड्रेस होता है ना। जो बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेम, डोमेन नेम का एड्रेस होता है ना, वो स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है। इसमें कन्फ्यूज, ये बिट्स है, 128 बिट, 32 बिट। हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन सबका। ठीक है, अब छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, उसके बाद बात करते हैं कि हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा फॉर्मेट्स की। हम बात करते हैं डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा फॉर्मेटिंग। अब देखो ना, डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जब हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, तो मैसेज को ट्रांसमिट करते समय अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग नाम से डेटा को जाना जाता है। ठीक, जैसे सबसे पहले हमारे पास में जो अपर लेयर्स के रूप में जो एप्लीकेशन लेयर होती है, उसमें जो मैसेज होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल मैसेज। यहाँ पे क्या होता है आपका ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज कहते हैं, या फिर हम क्या क्या कहते हैं इसको, ओरिजिनल डेटा। जो डेटा आप भेजना चाहते हो, ओरिजिनल डेटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स के पास होता है। फिर जैसे ही डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा आने के बाद इस डेटा क्या किया जाता है, इस डेटा को एनक्रिप्ट या एनक्रिप्ट करते हैं, रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट करते हैं। तो एनक्रिप्टेड फॉर्म डेटा होता है और डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। आप धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो ना, क्योंकि मैं नेटवर्क के सिक्योरिटी को आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या होता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। अब है ना, वो एक बेसिकली एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके लिए क्या होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो वो जो टेक्निक्स है ना, वो टेक्निक्स बेसिकली नेटवर्क की दुनिया के अंदर जब आप मैसेज भेजते हो, तो उस टाइम पे कौन सी लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पे जो डेटा होता है उसको हम सेगमेंट या डेटाग्राम के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सेगमेंट या डेटाग्राम। ठीक, उसके बाद में जो आपके नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर जो आपका डेटा होता है वो आपका पैकेट्स के नाम जान जाता है। किस नाम से, पैकेट्स के नाम पे। फिर जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक में आपका जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। फिर जो फिजिकल लेयर्स में आपका डेटा होता है, वो डेटा किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, बिट्स की फॉर्म में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, अब आपका डेटा क्या, अब आपके डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके और ट्रांसमिशन मीडियम की सहायता से एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग लेयर्स के अंदर आपके अलग अलग डेटा का नाम होता है। ये ध्यान रख लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन भाई। उसके बाद में, इसके बाद में अगर लेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, देखो अगर हम लेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करें, अगर हम बात करें लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भाई हम ये कहेंगे कि आपकी कौन सी लेयर डेटा को कहाँ तक लेके जाती है, तो है ना। सबसे पहले हम डेटा लिंक लेयर की बात करें, तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड डिलीवरी, है ना। इन कंसेप्ट को अच्छे समझ लेना, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है ना, नोड टू नोड डिलीवरी।
अब देखो, नोड टू नोड डिलीवरी मतलब होता है कि डेटा लिंक लेयर की सहायता से हम लैन नेटवर्क में डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लैन नेटवर्क में, लैन नेटवर्क में डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचाते हैं, दूसरे नोड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में नेटवर्क लेयर की बात करें, फटाक से बता दीजिए नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई? नहीं, एंड टू एंड नहीं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। यहाँ पे होते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन की डिलीवरी है ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। और ट्रांसपोर्ट लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई? ना ना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। या फिर धरना प्रोसेस टू डिलीवरी, या फिर इसको एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं, इसको एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? एंड टू एंड डिलीवरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, अलग अलग लेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे डेटा लिंक लेयर की बात करें नोड टू नोड डिलीवरी, नेटवर्क लेयर की बात करें सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, और ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ये समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? ना ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे, है ना? इन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि हमें बेसिकली करना क्या है, हमें नोड्स के बीच में, हमारे होस्ट के बीच में, हमारे कंप्यूटर्स के बीच में क्या करना है, डेटा को एक्सचेंज करना है। उसके लिए सारे काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे चिट्ठी पत्री जो फिजिकल दुनिया में भेजते हैं ना, उसके लिए इतना सारा डाकघर बना हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। ठीक, इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तब जाके आपकी चिट्ठी पत्री क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अब आपकी अकेले की थोड़ी होती है, पूरी दुनिया में जितने भी आदमी हैं उन सबकी चिट्ठी पत्री एक्सचेंज होती है इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, लेकिन सिस्टम तो बना हुआ है ना, इसी टाइप से सिस्टम बना हुआ है। और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, नोड्स के बीच में, होस्ट के बीच में डेटा को एक्सचेंज करेंगे। हाँ जी, बताओ क्या करें। देखो बेसिकली क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी की बात करें, तो पॉइंट टू पॉइंट से बात करें या प्रोसेस टू प्रोसेस बात करें, तो वो जो डिलीवरी होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाते हैं जिस एप्लीकेशन के लिए डेटा रिक्वायर्ड होता है, जिस एप्लीकेशन को डेटा चाहिए होता है। जैसे मान चलो, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान चलो आपके पास में आपका मोबाइल फोन है। अब आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जब आप डेटा एक्सचेंज करते हो, तो भाई सिंपल सी बात है, मोबाइल फोन के अंदर जब आप डेटा एक्सचेंज करते हो, तो उसके लिए मोबाइल फोन में क्या है, डेटा एक्सचेंज करने के लिए क्या है, एप्लीकेशन है। भाई मोबाइल फोन के अंदर क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, उनके माध्यम से क्या करते हो, डेटा डेटा एक्सचेंज करते हो आप। ठीक है, अब आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जो भी आप डेटा एक्सचेंज करने की बात करते हो, उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले किससे कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप किसी भी आईएसपी की हेल्प लेते हो। भाई आईएसपी की हेल्प लेने के बाद तो आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका। ठीक, अच्छा, वो आईएसपी आपको क्या देती है, आपको कॉस्ट लेके और आपको इंटरनेट के लिए आपको एक फिक्स लिमिट डेटा देती है। उस पर्टिकुलर डेटा को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब क्या करते हो, अब आप अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन रखते हो, जैसे मान चलो आपको अपने फ्रेंड के पास में क्या करना है, चैट करना है।
तो चैट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब मान चलो आपने अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रखा है, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है। और जब आईएसपी ने आपके मोबाइल फोन को जब इंटरनेट से जोड़ा, तो उस टाइम पे आईएसपी ने आपके मोबाइल फोन को एक एड्रेस दिया, उस एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। तो आईएसपी ने आपको एक आईपी एड्रेस दिया, उस आईपी एड्रेस के माध्यम से आपके मोबाइल फोन को पूरी दुनिया में यूनिक पहचाना जाएगा। मतलब उस टाइम पे आपका आपके मोबाइल फोन के पास में जो आईपी एड्रेस है ना, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, पब्लिक वाला है ना। बताऊंगा पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट बताया आईपी एड्रेस में, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है उस टाइम पे। अब आपका मोबाइल फोन तो उस आईपी एड्रेस के हेल्प से पहचाना जा रहा है, लेकिन मोबाइल फोन में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। उस आईपी एड्रेस की हेल्प से तो आपके मोबाइल फोन तक डेटा पहुंच सकता है। मान के चलो आपके फ्रेंड ने आपके पास मैसेज भेजा आईपी एड्रेस की हेल्प से, वो डेटा तो आपके मोबाइल फोन तक आ सकता है। अब मोबाइल फोन में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाना है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पोर्ट एड्रेस। फिर आपके मोबाइल फोन के अंदर होते हैं पोर्ट एड्रेस, अलग अलग एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं पोर्ट एड्रेस। और जो पोर्ट एड्रेस होते हैं कौन सी एप्लीकेशन लेयर, कौन सी लेयर पे होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पोर्ट एड्रेस है ना, उसकी सहायता से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमें इस पर्टिकुलर डेटा को किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पास देना है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और बेसिकली कंप्यूटर की दुनिया में प्रोसेस होता है रनिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशंस। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस आपका कुछ नहीं होता, प्रोसेस आपका क्या होता है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हो गया? भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास में आपके मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, और व्हाट्सएप एप्लीकेशन है क्या, है ना। रियल में अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशन की बात करें तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन क्या है? प्रोग्राम है। सिंपल सी बात, हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, उस प्रोग्राम की हेल्प से ही एप्लीकेशन बनी हुई है। अब व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपकी क्या है? रनिंग है, चल रही है। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन का प्रोग्राम क्या है? रनिंग है। भाई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है, आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन का प्रोग्राम क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। उसी टाइम पे आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? प्रोसेस के नाम। कंफ्यूज मत हो, कंप्यूटर साइंस दुनिया सच में बहुत निराली है ना, इन चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। नोट डाउन हो गया? ठीक। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अलग अलग लेयर्स होती है, इन पे अलग अलग डिवाइस काम करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइस काम करते हैं। तो वो भी लिख लो साथ साथ, उसको क्यों छोड़ो फिर। जो लेयर्स होती है उसके ऊपर अलग अलग क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं। ठीक है। अब जो अलग अलग लेयर्स के अलग अलग डिवाइस होते हैं, देखो पॉइंट समझना, अलग अलग लेयर्स के जो अलग अलग डिवाइस होते हैं, उन डिवाइस की अगर बात करें तो हमारे पास में हम बात करते हैं क्या? नेटवर्किंग डिवाइस। अब नेटवर्किंग डिवाइस तो हमारे पास में क्या? बहुत सारे हैं। नेटवर्किंग डिवाइस तुम्हारे पास में क्या है? बहुत सारे हैं। अब फटाक से मुझे नेटवर्किंग डिवाइस का नाम बता दीजिए, जितने भी डिवाइस के नाम आपको याद है। ठीक। अब बात करते, देखो हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। जिस नाम से पता नेटवर्किंग डिवाइस, इसका मतलब क्या होगा? नेटवर्क बनाने के लिए जो डिवाइस क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक। अब अगर बात करें नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो देन रिपीटर हो गया, हब हो गया, मॉडेम हो गया, ये सारी आपकी कहाँ काम करती है? फिजिकल लेयर पे। रिपीटर, हब, मॉडेम, ये सारी कहाँ काम करती है? आपकी फिजिकल लेयर। ठीक। फिर आपके पास में, फिर आपके पास में जैसे आपके पास में हो गया स्विच हो गया, स्विच हो गया, आपके पास में क्या हो गया? ब्रिज हो गया। ये कहाँ काम करती है? डेटा ना, डेटा लिंक लेयर पे स्विच को हम लेयर टू स्विच भी कहते हैं, इसको लेयर टू स्विच भी कहते हैं। क्योंकि जो लेयर थ्री स्विच आता है ना, वो फिर आपके किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिवाइस के रूप में कौन डिवाइस होती है आपकी? राउटर हो गया, इसको लेयर थ्री स्विच भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेयर थ्री स्विच कहते हैं। फिर आपके डिवाइस के रूप में एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं गेटवे। हम कहते हैं गेटवे जो होता है ना, वो आपके वैसे तो आपके सातों लेयर पे कार्य करने वाला एक डिवाइस होते हैं, क्योंकि नाम से पता लगा गेटवे, गेट कीपर है ये गेटवे, जो आपके ओएसएम मॉड्यूल की सभी लेयर पे काम करता है। ठीक है। गेटवे के रूप में जैसे आपके पास में क्या हो गया? जैसे आपके पास में फायरवॉल हो गया, आपके पास फायरवॉल हो गया। ठीक। फिर उसके अलावा आपके पास क्या हो गया? जैसे पेमेंट गेटवे हो गया आपके पास में, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया।
भाई सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से कोर्स परचेज किया होगा तो वो कोर्स परचेज करते समय पेमेंट करने के लिए एक गेटवे के ऊपर गए होंगे, क्योंकि पेमेंट अपन थोड़ी करवा सकते। अपनी तो एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन पेमेंट थोड़ी करवाती है। पेमेंट के लिए तो थर्ड पार्टी गेटवे होते हैं, और थर्ड पार्टी गेटवे के रूप में अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ में इनबिल्ट कौन है, रेजर पे है। तो हम क्या करते हैं, हम रेजर पे को काम में लेते हैं और रेजर पे के माध्यम से हम क्या करवाते हैं, पेमेंट करवाते हैं। अब रेजर पे का काम क्या है, देखो रेजर पे का काम ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स परचेज करोगे तो कोर्स परचेज करने के लिए आपने क्या किया, आपने कोर्स परचेज करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक किया। जैसे बाय नाउ क्लिक करोगे ना, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे रेजर पे। किस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, रेजर पे। अब रेजर पे के ऊपर जब रीडायरेक्ट हो गए तो उस टाइम पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भेजा जाएगा रेजर पे के पास। आपने जो कोर्स परचेज करने के लिए जो कोर्स परचेज के लिए जो रिक्वेस्ट किया उस कोर्स का नाम भेजा जाएगा, साथ में कोर्स का अमाउंट भेज जाएगा। उसके बाद रेजर पे काम क्या होगा, रेजर पे काम होगा कि वो रेजर पे क्या करेगी, आपके बैंक से रुपए काटेगी, आपसे बैंक से रुपए काट के अपने पास लेगी, रुपए रेजर पे खुद के पास लेगी, और आपका कोर्स क्या करेगी, एक्टिवेट करके दे देगी। उसके पास में रेजर पे क्या करेगी, जो रेजर पे के पास पेमेंट आया उस पेमेंट को वो क्या करती है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है, और उस चीज को करने के लिए क्या करती है, कमीशन लेती है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बीच में क्या लेती हो, कमीशन लेती है, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो वो क्या करेगी, फिर कमीशन लेगी, और कमीशन लेके वो क्या करेगी, ये सारे काम को परफॉर्म करेगी। तो वो जो आपके पर्टिकुलर जो आपका गेटवे होता है उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे। ठीक है ना। ऑनलाइन की दुनिया बहुत निराली दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। इसके ऊपर हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है। गेटवे बेसिकली सभी लेयर के लिए बना होता है। गेटवे की बात करें, गेटवे ओएसआई मॉडल की सातों लेयर पे कार्य करता है, क्योंकि गेटवे कोई अलग से डिवाइस, गेटवे के रूप में बहुत सारे डिवाइस अलग अलग काम करती है ना। गेटवे के रूप में एक डिवाइस नहीं, बहुत सारे डिवाइस है। गेटवे ग्रुप में तो बहुत सारे डिवाइस, जैसे फायरवॉल एक गेटवे का एग्जांपल है, पेमेंट गेटवे गेटवे का एग्जांपल है, प्रॉक्सी सर्वर एक गेटवे का एग्जांपल है ना, एप्लीकेशन लेयर गेटवे गेटवे का एग्जांपल है। मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ, गेटवे के बारे में छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लीजिए गेटवे के बारे में। गेटवे ओएसआई मॉडल की सभी लेयर पे ऑपरेट होने वाली एक ओएसआई मॉडल की सभी लेयर सभी लेयर्स पर ऑपरेट होने वाली एक डिवाइस होती है। उधर ना, जब मैं कह रहा हूँ गेटवे डिवाइस होती है, लेकिन एक्चुअल में गेटवे कोई डिवाइस होती नहीं है। गेटवे तो टर्म्स होती है। गेटवे क्या होती है, एक टर्म्स होती है। तो इसका मतलब मैं डिवाइस को हटा के यहाँ पे टर्म्स लिखता हूँ, वो ज़्यादा उचित रहेगा। गेटवे क्या होती है, टर्म्स होती है। क्यों, क्योंकि गेटवे के रूप में तो बहुत सारे डिवाइस आप काम में लेते हो, अलग अलग डिवाइस काम में लेते हो। ठीक है। और सबसे मेन जो काम होता है गेटवे को मेन काम होता है, गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बेस पे क्या करती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल, गेटवे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बेस पे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बेस्ड पर क्या करती है, कनेक्टिविटी प्रदान करती है, कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। समझे कुछ। गेटवे के मेन काम होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स को जोड़ना। गेटवे का मेन काम क्या होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बीच कनेक्टिविटी देना। जैसे आप अपनी एप्लीकेशंस को चला रहे हो, एप्लीकेशंस पे आपका कोर्स परचेज करने का प्लान हुआ, तो आप कोर्स परचेज करने जाते हो, तो फिर एप्लीकेशंस को किससे जोड़ती है, पेमेंट गेटवे जोड़ती है। तो ये क्या हुआ, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिनके बीच में क्या क्या प्रदान किया, कनेक्टिविटी प्रदान किया। और उसके रूप में हम किसको काम में लेते हैं, गेटवे काम लेते हैं। और गेटवे के रूप में तो हम बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। गेटवे ग्रुप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। गेटवे ग्रुप में बहुत सारी आपकी डिवाइस काम में आती है। ठीक है।
जैसे नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस ग्रुप में फायरवॉल की बात करते हो, तो फायरवॉल एक एग्जांपल है किसका, गेटवे का, गेट कीपर है ना। गेटवे मतलब तो गेट कीपर, कि आप अंदर की चीजों को एक्सेस करना चाहते हो और बाहर की जो चीजें हैं उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो कौन देगा, वो गेटवे देगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास नेटवर्क के अंदर, इस टाइप से हमारे पास नेटवर्क कॉन्सेप्ट के अंदर ये ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल की इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज को मैंने ब्रीफ ओवरव्यू में लिखवा दिया। कल की क्लास में ओएसआई मॉडल की आगे की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कल क्लास में देखेंगे कि ओएसआई मॉडल की हेल्प से जब हम डिवाइस के बीच में, नोड्स के बीच में डेटा एक्सचेंज करते हैं तो किस टाइप से ओएसआई मॉडल की अलग अलग लेयर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। जैसे मैंने फिजिकल दुनिया का एग्जांपल एक बताया ना, कि फिजिकल दुनिया में जब आप फिजिकल दुनिया में कोई भी चिट्ठी पत्री एक्सचेंज करते हो, चिट्ठी पत्री आप एक दूसरी जगह भेजते हो, तो उस टाइम पे जो आपके पास में जो डाकघर का कॉन्सेप्ट है वो आपकी हेल्प करता है। उसी टाइप से जो लॉजिकल दुनिया है, उस लॉजिकल दुनिया में ये जो सारी लेयर्स है ना, ये आपकी क्या करने वाली है, आपकी हेल्प करने वाली है। किस चीज के लिए, डिवाइस के बीच में, नोड्स के बीच में क्या करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी सी निराली सी प्यारी सी दुनिया के कॉन्सेप्ट्स के हम आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट के आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।